चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3 को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीएस बाई लोकेश चक्रधारी को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ जो आवश्यक है, जो बच्चों को आवश्यकता है इस क्लास की, तो उसको शेयर जरूर करें। स्टूडेंट को होने वाला है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपके पास अधिक से अधिक यह वीडियो जो है पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट प्रश्नावली है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए 3 प्रकार का कंडीशंस होना जरूरी है। कौन कौन सा 3 प्रकार का कंडीशन है वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसको अगर समझ गए, ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन को अगर समझे तो आप पूरे प्रश्नावली को आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में बना पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। ये 3 आवश्यक प्रतिबंध हैं। तो सबसे पहले इनको समझिए। मानक समीकरण क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहां पर मानक समीकरण को ध्यान से समझिए। कैसे, यहां पर एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 मानक समीकरण हैं, ठीक है, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक सूत्र है वो इस तरह से है। अब इन सूत्रों से ये जो मानक समीकरण है, इसी के आधार पर आप देख रहे होंगे जो अचर का मान है, यानी कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2, इसी के मान को हम कंडीशन के रूप में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब समीकरण निकाय को आप हल करते हैं तो वह अद्वितीय कब होगा। अद्वितीय हल उसका कब होगा, जब यहां पर a1 और a2 दोनों बराबर नहीं होगा b1 और b2 का। ठीक है, a1 और a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन c1 और c2 ये बराबर हो सकते हैं। इसी तरह से यहां पर देख लीजिए, कोई भी हल नहीं होगा। इसके लिए प्रतिबंध क्या हो जाएगा, देख लीजिए, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 b2 का नहीं होगा। इसके लिए प्रतिबंध ध्यान से देखिएगा, a1 और a2 बराबर होगा b1 b2 का, लेकिन कंडीशन ये है कि c1 और c2 बराबर नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से तीसरा जो कंडीशन है, अंततः अनेक हल होगा। दिए गए समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल कब होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगा, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें जो तीनों अचर की वैल्यू है वो बराबर आएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 का मान सेम आए b1 b2 के और c1 c2 के। तो चलिए यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। ये जो है आपका काम आने वाला है, या फिर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इन तीनों से ही ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3 जो है बनने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। उन प्रश्नों तो चलिए उन शर्तों के आधार पर इन प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं आप देखिएगा। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दर्शाइए कि निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम उस कंडीशंस के आधार पर इन प्रश्नों को कैसे बनाएं उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर वो कंडीशन क्या है, यहाँ अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आपके माइंड में छप जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। किसका मानक समीकरण से करेंगे, इस इक्वेशंस का। तो मानक समीकरण क्या होता है आपको बताया था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये है मानक समीकरण। इससे तुलना करना है हमें दिए गए समीकरण का।
तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखिएगा a1 बराबर क्या है, देखिए a1 बराबर है 3, ठीक है, a2 बराबर क्या है 5, ठीक। उसी तरह से b1 बराबर क्या है 5, b2 बराबर क्या है 3। इसके सामने का चिन्ह भी लगाना है ना, अगर मान लो यहाँ माइनस दिया रहता तो यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत आपको है। इसके बाद देखिए C1 का मान क्या दिया हुआ है, C1 का मान है 12, C1 इज इक्वल टू 12 और C2 इज इक्वल टू है 4। तो ये पहले आप स्पष्ट कर लीजिए, एकदम क्लियर है ना। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान आप इन दोनों से कंपेयर करके ला सकते हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अद्वितीय हल है दर्शाना है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, देख लीजिए। अद्वितीय हल के लिए आप सूत्र जो आप कंडीशंस है उसको लगा दीजिएगा। अद्वितीय हल के लिए A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये समझ आया। यहां पर आप देख सकते हैं इस अद्वितीय हल के लिए सूत्र यहाँ पर या शर्त कंडीशन जो है आपको मैं बता दिया था, वो उसका शर्त मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आप रखेंगे इसके वैल्यू को। A1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, ठीक है, A2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, ठीक है, और B1 बटे B2 है, तो यही दोनों मान आएंगे 5 बटे 3। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये जो हल है वो किसका हल है? अद्वितीय हल के लिए होगा। इस प्रकार लास्ट में आप लिखेंगे, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि दिए गए समीकरण निकाय का जो हल है वो अद्वितीय होगा, ठीक है। उसी तरह से चलिए सेकंड प्रश्न पर हम चलते हैं। सेकंड प्रश्न पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा प्रश्न भी क्या लिखाया हुआ है, दर्शाइए कि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। तो अंततः अनेक हल है, उसके लिए आपका जो शर्त है, कंडीशन है, वो आपका याद हो जाना चाहिए। कंडीशन और शर्त क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा है, अंततः अनेक हल है के लिए भी आप जब सॉल्व करेंगे तो मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये मानक समीकरण है। इस मानक समीकरण से आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ये दोनों का। तो यहां पर सेम इसी के जैसा a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और b1 इज इक्वल टू -3, इसके सामने का साइन लगेगा, ठीक है, और b2 इज इक्वल टू -9 और c1 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू 15। ये क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही आपको करना है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फिर भी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, ये अंततः अनेक हल के लिए था और ये अद्वितीय हल के लिए था। तो आप कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशंस में क्या होगा, अंततः अनेक हल है के लिए, अनेक हल के लिए आप कंडीशंस लगाएंगे। कौन सा कंडीशंस लगाएंगे, देखिए ऐसा भी कर सकते हो आप, a1 बटे a2, ये क्या है, यानी कि 2/6, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर कितना आया 1/3, ठीक है। उसी तरह से जब हम b1 बटे b2 को करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3 अपॉन -9 इज इक्वल टू, इसको भी आप कट करेंगे तो कितना आएगा 1/3। इसको हम कट करेंगे यानी कि c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 1/3। तो ये किसका प्रतिबंध है, अर्थात 1/3 1/3 तीनों के लिए है, अर्थात तीनों वैल्यू जो है आपस में बराबर है। तो तीनों वैल्यू आपस में जब बराबर है तो क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये किसका हल है, अंततः अनेक हल का सूत्र है। तो इस तरह से ये सवाल जो है बनता है। तो चलिए आगे इसी का एक और सवाल मैं बता देता हूं, जो कि प्रश्न नंबर 3 पर आधारित है। एक्सरसाइज 3 का k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो।
तो सेम इसमें भी वही चीज करना है आपको। मैं इसको अगर डायरेक्ट बता दूं तो चलेगा। तो यहां पर देख लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं। मानक समीकरण भी जो आपको बताया था उसमें क्या था, a1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर h, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए है ना, शर्त क्या दिया है, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो के लिए जो सूत्र है वो क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई हल ना हो के लिए सूत्र क्या होता है उसको आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई हल ना हो उसके लिए सूत्र होता है हल ना हो। तो यहाँ पर लिख दीजिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, यहाँ पर k का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप किसी भी शुरू के दो मान को लेना है। तो कोई हल ना हो के लिए प्रतिबंध क्या था, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c। मानों को अब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन k इज इक्वल टू 8 अपॉन k हो गया b1 बटे b2 यानी कि 5 बटे 10, 5 बटे 10 हो गया। जब भी ऐसा कंडीशन आता है दोनों परिमेय संख्या के बीच में बराबर रहता है तो वो क्या होता है, तिर्यक गुना होता है। तो तिर्यक गुना कैसे होगा, 8 का 10 से गुना बराबर 5 का k से गुना। ठीक है, 10 का 8 से गुना कितना हो जाएगा 80 बराबर 5k और k अपॉन 5, यानी ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आया तो कितना हो गया, k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 5 इधर आया तो कितना टाइम में जाएगा, k इज इक्वल टू 16, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर k का वैल्यू इतना आया तो ये इसका हल होगा। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो k का मान हमें निकालना था, k का मान आया 16। उसी तरह से एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। यदि x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, तो 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है कौन सा, x = 2 और y = 4। ठीक है, और समीकरण क्या है आपका, लिख लीजिए। समीकरण है 7x - 4y = p। p का मान आपको ज्ञात करना है, तो x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 4 रखेंगे। देख लीजिए 7 × x के जगह क्या रखेंगे 2 - 4, y के जगह क्या रखेंगे 4 = p। तो ये हो जाएगा 14, 7 × 14 ऋण का ऋण, 4 और 4 का गुणा कितना होता है 16 = p। p का वैल्यू निकल जाएगा, 14 में 16 को घटाइए तो कितना आ जाएगा -2 = p। तो p का जो वैल्यू है वो मिल गया है, फाइंड हो गया है, p = -2 होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आपको शुरू में जो वीडियो आएगा उसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रश्नावली 1 को हम बताएंगे, जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण किसको कहा जाता है। तो ध्यान से उस वीडियो का वेट करिएगा दोस्तों, ये जल्द ही आएगा। थैंक यू दोस्तों।